स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि संक्षेपण के भाग 2 पर अगली वीडियो में चर्चा होगी, तो मैं संक्षेपण के नियम की मूलभूत जानकारी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं संक्षेपण का भाग 2, जिसमें नियम की जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि पहले भाग में हम लोगों ने परिभाषा और गुण पर चर्चा की थी। आज हमारा मुख्य केंद्र है चर्चा का संक्षेपण के नियम। तो संक्षेपण के नियम की यदि बात करें तो आप ये ध्यान दीजिए कि यद्यपि संक्षेपण का कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है। देखिए, ध्यान दीजिए, संक्षेपण का कोई निश्चित नियम नहीं होता है, फिर भी अभ्यास के लिए कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख तो किया जा सकता है। यानी कि संक्षेपण का एक मेजरमेंट, एक सैद्धांतिक नियम नहीं है कि आपको इसी तरह से करना है, लेकिन फिर भी जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के दौरान विद्वानों ने जो चीज़ें निकाली, जो उन्होंने अनुभव किया कि ये सामान्य गुण है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो संक्षेपण के विषयगत नियम, देखिए संक्षेपण के नियम दो तरह से हैं, प्राप्त होंगे आपको। एक विषयगत नियम जो कि अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और एक होगा शैलीगत नियम। ठीक है, शैली यानी कहते हैं कि भाषा की बुनावट जिस क्रिया से होती है वो शैली कहलाती है। तो पहली चर्चा हम करेंगे संक्षेपण के विषयगत नियम पर। तो पहला बिंदु है कि मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब ये ध्यान दीजिए, संक्षेपण करने का पहला ही नियम है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है मूल संदर्भ को। जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट न हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। यानी आप बार बार पढ़िए, जब तक मूल भाव आपकी पकड़ में ना आ जाए तब तक शुरू ना करें। और इसके लिए आवश्यक है कि मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। अर्थ स्पष्ट करने का भी एक अपना प्रोसेस होता है। ये अनुभव से और अभ्यास से विद्वानों ने बतलाया है कि कोई भी चीज़ एक बार की पढ़े में यदि समझ नहीं आ रही है तो कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। आपको कुछ ना कुछ सूत्र तो अवश्य मिलेगा भाव को समझने के लिए। इसीलिए विषयगत नियम में पहला जो ध्यान हम लगा रहे हैं, उस ध्यान को लगाने के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम हम 3 बार उस मूल अवतरण को या पैराग्राफ को पढ़ें। आगे दूसरा बिंदु पे आप ध्यान दीजिए। दूसरे बिंदु में लिखा गया है कि मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद, और यदि जब आप 3 बार पढ़ चुके हैं पैराग्राफ को तो मूल के भावार्थ आपके समझ में आ गया है, अब उसके बाद क्या करना है? आवश्यक शब्द, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं मूल शब्द, मुख्य यानी, और जो भाव प्रधान है उसे मैं रेखांकित करते जा रही हूँ। ठीक उसी तरह आपको भी रेखांकित करना है। जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो वैसे भावों को, या जिनका भावों या विचारों की अन्विति में विशेष महत्व हो। अन्विति का अर्थ होता है आपस में परस्पर मेल। ठीक है, तो जिनका भावों या विचारों में आपसी मेल हो या अन्विति हो उसका विशेष महत्व होता है। इस प्रकार आपका कोई भी तथ्य नहीं छूट पाएगा। यानी दूसरे बिंदु में कौन कौन सी बात निकल कर आई कि जब आप भावार्थ समझ चुके हैं तो उसमें से जो आवश्यक शब्द हैं, वाक्य हैं, वाक्य खंड है, उसे इस तरह से रेखांकित करें। और जिनका मूल विषय से सीधा संबंध है या भाव या विचार का आपसी मेल है उसका विशेष महत्व हो। यानी जब आप रेखांकित कर रहे हैं तो जो लाइन रेखांकित कर रहे हैं जिस पंक्ति को, उसका अगली पंक्ति के साथ मेल होना चाहिए, अन्विति होना चाहिए। इस प्रकार कोई भी तथ्य आपका छूटेगा नहीं। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तो संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप होता है। ये आपने परिभाषा में सुना होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी ना हो, कोई आलोचना प्रत्यालोचना ना हो। ये बहुत ही जरूरी नियम है कि आप अपनी ओर से कोई मत ना दें। संक्षेपण के लेखक को न तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है और न ही अपनी ओर से कोई मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है।
यह स्पष्ट रखिए कि संक्षेपण करते समय आप किसी मत का खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके भाव को ज्यों का त्यों रख रहे हैं, बस उसका आकार छोटा कर रहे हैं। इसलिए आपको किसी भी मत का खंडन करने का अधिकार नहीं है और ना ही अपनी ओर से कोई मौलिक या स्वतंत्र विचार आप उसमें जोड़ सकते हैं। उसे तो मूल के भावों अथवा विचारों के अधीन रहना है, यानी संक्षेपण मूल में जो बात जो भाव है उसके अधीन रहना है, उससे वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है और उसी नियम में लिखना ही संक्षेपण लिखना होता है, उन्हें ही आप संक्षेप में लिखते हैं। तो तीसरे बिंदु के अनुसार ये विषयगत नियम है और इसमें मूल संदर्भ संक्षिप्त है, इसमें आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसमें आप अलग से अपने स्वतंत्र विचार नहीं जोड़ सकते हैं, ना तो स्वतंत्र विचार जोड़ सकते हैं और ना ही आप किसी मत का खंडन कर सकते हैं। तो बस आपको मूल भाव के अधीन रहना है। और यदि अभी आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को देखें तो चौथा बिंदु हमारा ये कहता है कि संक्षेपण को अंतिम रूप, देखिए अंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यानी जो आप रेखांकित किए हैं, जिन जिन पंक्तियों को आपने रेखांकित किया है उसी के अनुसार आप रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन करना चाहिए। यानी पहले तो आपने निशान लगा लिया कि आपको कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उसके बाद आप उसमें जोड़ घटाव करते रहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मूल लिखा गया है उसी क्रम में संक्षेपण भी लिखा जाए। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको यह छूट दी जा रही है कि मूल क्रम में, जैसे 1 2 3 4 इस क्रम में आपका मूल भाव है, मूल तथ्य है, आप इसको 1 3 4 2 कर सकते हैं। ठीक है, क्रम उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि तार्किक क्रम व्यवस्था जो है वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तार्किक क्रम व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी, यानी लॉजिकल थीम जो है ना व्यवस्था आपकी ज्यों की त्यों रहनी चाहिए, तर्क के अनुसार कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मूल संदर्भ के विचारों को इधर उधर क्रम व्यवस्था में ला सकते हैं। चूंकि परिभाषा यानी पहले वीडियो में आपने देखा होगा तार्किक क्रम व्यवस्था की मांग वहाँ की गई है और यहाँ कहा जा रहा है कि विचारों की आपको ज़रूरत नहीं है कि जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में आप भी लिखें। ठीक है, लेकिन यह आवश्यक है कि उसमें विचारों का तारतम्यता बना रहे, यानी विचारों की तारतम्यता तभी बनी रहेगी जब तार्किक क्रम व्यवस्था बनी रहे, लॉजिकल सीक्वेंस होना ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक था राजा एक थी रानी और राजा गए शिकार पर, तो उसके आगे कथा जो भी आप बुन रहे हैं उसमें कुछ ऐसा उल्टा उलट फेर कर दे कि वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाए, भाव एकदम से लगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मालूम हो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ होता है, इसलिए आप बहुत अधिक क्रम को नहीं बदल सकते हैं। कहानी की या जो भी उद्धरण आप संक्षेपण कर रहे हैं उसमें उसके निरंतरता को ध्यान में रखेंगे, क्रम व्यवस्था को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आगे पांचवें बिंदु की बात करें तो उक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने के पहले 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी जब आप अंतिम रूपरेखा दे रहे हैं तो 1-2 बार ध्यान से फिर से पढ़ लें। ये अपने ऊपर यह स्पष्टता नहीं रखनी है कि नहीं एक बार मैंने कर दिया तो ठीक है, 2-3 बार पढ़ना आवश्यक है, ये विषयगत नियम है, ताकि कोई भी आवश्यक विचार ना छूट पाए। और जहाँ तक संभव हो ये अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, और यदि शब्द संख्या पहले से निर्धारित हो तो वो प्रयत्न करना चाहिए कि संक्षेपण में उस निर्देश का पालन किया जाए। सामान्यतः उसे मूल संदर्भ का 1/3 होना चाहिए। तो परिभाषा में भी आपने यह बात देखी थी और यहाँ भी ये इस नियम में उजागर हो रहा है कि 1/3 होना चाहिए। छठा बिंदु की बात करें तो अंत में संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए। यानी व्याकरण के सामान्य नियमों का पालन तो आवश्यक है और यह बात आपकी परिभाषा से ही निकलकर सामने आ रही है। सातवें बिंदु की बात करें तो उपर्युक्त सारी क्रियाओं के बाद, यानी छठे नंबर तक जो भी आपने क्रिया संपन्न कर ली उसके बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक जरूर दें।
ये शीर्षक आवश्यक होता है। शीर्षक ऐसा हो जिसमें सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता हो, और शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। यानी शीर्षक देना भी अत्यंत आवश्यक है और वो पूरे भाव को प्रतिबिंबित कर सके, ऐसा शब्द होना चाहिए, ऐसा शब्द का चुनाव हो। तो इस तरह से आपके 7 बिंदु हैं जो कि आपको विषयगत शैली में यानी ऊपरी ऊपरी तरीके से आपको ये ध्यान रखनी है इन चीज़ों का। अब हम बात करते हैं शैलीगत नियम के बारे में। तो पहला जो शैलीगत नियम है उसमें यह कहा जा रहा है कि संक्षेपण में विशेषण और क्रिया विशेषण के लिए कोई स्थान नहीं है, इन्हें निकाल देना चाहिए। यानी कि मूल भाव, मूल संदर्भ जो आप पढ़ रहे हैं उसमें यदि क्रिया विशेषण है तो आप उसे निकाल दीजिए। संक्षेपण की शैली अलंकृत यानी काफ़ी सजी धजी नहीं होनी चाहिए और उसे आडंबरहीन होना चाहिए। कोई सजावट नहीं, एकदम सामान्य और सरल और बहुत आसानी से ग्राह्य हो जाने वाली भाषा में करना चाहिए। दूसरा बिंदु देखें तो संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हों। यानी मूल के वैसे शब्द आप रखिए जो कि अर्थ को आसानी से प्रकट कर सके। उसमें यह भाव नहीं हो कि अर्थ को समझने के लिए अलग से आपको गूगल करना पड़े या डिक्शनरी देखनी पड़े या आप अर्थ देखने जा रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और यदि संभव है तो मूल में जो शब्द दिया गया है जिस भी भाव को प्रकट करने के लिए कम से कम उसको बदल देना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल के भाव और विचारों में अर्थ का उलट फेर ना हो। यानी पर्यायवाची शब्द यदि जैसे कि मान लीजिए किसी वाक्य में लिखा गया है जल शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर वो भाव के अनुकूल नहीं है तो आप वहाँ पर नीर या क्षीर या फिर जल के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे पानी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयास करना है कि संभव है अगर आपको शब्द मिल रहे हैं तो उसे बदल दीजिए, लेकिन भावों और विचारों में, मूल भावों और विचारों में परिवर्तन किए बगैर। इसलिए यहाँ पर्यायवाची शब्द की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरा बिंदु देखिए, संक्षेपण में मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि मूल अवतरण या जो वाक्य खंड है उसके लिए एक एक शब्द का प्रयोग करें जो मूल के भावोत्कर्ष में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हो। यानी कि आपका जो मूल भाव है उसको एकदम स्पष्ट करने के लिए कम से कम एक एक शब्द का प्रयोग हो। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह से। अब ये बात हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण में आप देखिए, ये वाक्य खंड है और उसके लिए एक शब्द दिया गया है। तो पहले जैसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो पहला है एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा। उसे एक शब्द में क्या कहेंगे तो बहुपत्नित्व। ठीक है, बहुपत्नित्व यानी बहुत एक से अधिक पत्नी रखने की यहाँ प्रथा है। दूसरा, जिसका मन अपने काम में नहीं लगता उसे एक शब्द में कहते हैं अनमनस्क है। ठीक है, अन्यमनस्क व्यक्ति है यानी उसका मन अपने काम में नहीं लगता है। तीसरा, जहाँ नदियों का मिलन हो एक शब्द में उसे संगम कहते हैं। चौथा, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला उसे कहते हैं विशेषज्ञ, यानी किसी एक विषय में बहुत अधिक जानकारी रखने वाला। कष्ट से होने वाला काम वो कहते हैं बहुत कष्ट साध्य है, यानी ये काम बहुत कष्ट से होने वाला है। इतना लिखने के बजाय सीधे लिखेंगे कि यह कष्ट साध्य है, तो संक्षिप्त हो गया। इसी बात का ध्यान रखा जा रहा था कि वाक्य खंड के बजाय आप एक एक शब्द का प्रयोग करें, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जानकारी होना व्याकरण का सामान्य नियम है। जहां मुहावरों और आगे बात देखिए, जहां मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हुआ है वहां उनके अर्थ कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। मुहावरे के लिए मुहावरा रखना ठीक ना होगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, व्यंग्य गर्भित जो शैली है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह भाव को समझने में तुरंत ग्राह्य करने के लिए विलंब करता है, ये देर लगाता है, रुकावट पैदा करता है। इसलिए मुहावरे के लिए मुहावरे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और उनके अर्थ को भी मुहावरों या कहावतों का प्रयोग हुआ है मूल लेख मूल अवतरण में, तो आप उसके लिए अलग शब्द का और आसान शब्द का चयन करें।
आगे चौथा बिंदु की बात करें तो संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा या अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपमा और उत्प्रेक्षा ये ऐसे अलंकार है जो अर्थ अलंकार है, अर्थ को क्लिष्ट करते हैं और आपको 2 मिनट का पॉज देते हैं कि आप समझिए अर्थ क्या है। जबकि शब्दालंकार में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो अगर सामान्य रूप से है, बिना अर्थ को गंभीर किए हुए, बिना अर्थ को समझने में रुकावट पैदा किए हुए, तो सामान्य है, लेकिन मूलतः अलंकृत भाषा नहीं होनी चाहिए। अप्रासंगिक बात, उद्धरण और विचारों की पुनरावृत्ति हटा देनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना है। संक्षेपण की भाषा शैली स्पष्ट और सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ते ही उसका मर्म समझ में आ जाए। मर्म अर्थात अर्थ एकदम समझ में आ जाना चाहिए। 5वें बिंदु की बात करें तो भाषा शैली जो है व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए, वह टेलीग्राफिक ना हो। यह भी स्पष्ट है कि आपको बार बार ये कहा जा रहा है व्याकरण के नियमों को जाने, सामान्य नियमों को। ये 5 बिंदु हैं जिनके माध्यम से शैलीगत नियम की जानकारी आपको प्राप्त हुई। आगे 6ठे बिंदु की बात करें तो संक्षेपण में परोक्ष कथन, ध्यान दीजिए, परोक्ष कथन सर्वत्र अन्य पुरुष में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अन्य पुरुष वह होता है जिस तीसरे आदमी के बारे में श्रोता या वक्ता बात करते हैं ना, यानी यह, वह, ये, वे। ध्यान दीजिएगा कि यह या ये इत्यादि शब्द जो हैं वो किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अन्य पुरुष परोक्ष कथन जो है सर्वत्र अन्य पुरुष में होना चाहिए। जिस तरह समाचार पत्र का संवाददाता अपने वाक्यों की रचना में परोक्ष कथन का प्रयोग करता है, उसी तरह संक्षेपण में उसका व्यवहार होना चाहिए। संवादों के संक्षेपण में इसका उपयोग सर्वथा अनिवार्य है, यानी आपको संक्षेपण में परोक्ष कथन का प्रयोग करना है, सर्वथा अन्य पुरुष में करना है, यानी ये, वे, ये ध्यान दीजिएगा आप। और आगे यदि बात करें तो ऐसा करते समय एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी में जब वाक्यों को परोक्ष ढंग से लिखना होता है तब सर्वनाम, क्रिया या काल को बदलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि केवल की जोड़ देने से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, तो हिंदी में केवल की जोड़ देने से वो काम चल जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, ये प्रत्यक्ष वाक्य है कि राम ने कहा मैं जाता हूँ, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, राम ने कहा मैं जाता हूँ। अब इसका परोक्ष कथन कैसे बनेगा? परोक्ष वाक्य, राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ अन्य पुरुष में बात करनी है और आपको ऐसा करते समय ध्यान रखना है कि परोक्ष ढंग से लिखना है। तो परोक्ष ढंग से लिखने के लिए अगर आप की जोड़ देते हैं तो भी काम चल जाता है। आगे यदि बात करें तो ये संक्षेपण का सबसे परोक्ष कथन और अन्य पुरुष में होने की जानकारी मिली। 7वें बिंदु में बात करते हैं, संक्षेपण की वाक्य रचना में लंबे लंबे वाक्य और वाक्य खंडों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हर हाल में उसे सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि एक ही पाठ में मूल के सारे भाव समझ में आ जाएं। यानी आपको ये ध्यान देना है कि जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो लंबे लंबे वाक्य और वाक्य खंडों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह काम तो पहले से ही मूल पाठ, मूल उदाहरण में किया जा चुका है, आप उसे और छोटा कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना है। अतः संक्षेपण में शब्द इकहरे, छोटे वाक्य, सरल भाव और शैली जो है आडंबरहीन जितनी हो उतना अच्छा है। 8वें बिंदु की बात करें तो संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना है। आपको आपके अंदर इस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। संक्षेपण में करते समय, शब्दों के प्रयोग में लाते समय आपको संयम से काम लेना चाहिए। कोई भी शब्द जो है बेकार और बेजान ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो काफ़ी शिथिल, काफ़ी शांत कर दे, या क्योंकि बेकार और बेजान शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे पानी एक अर्थवान शब्द है लेकिन नीपा
बेकार बेजान शब्द है, इससे अर्थ उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पानी को ठीक उल्टा करेंगे तो नीपा कहाएगा, तो नीपा बेकार और बेजान शब्द है। तो यहाँ पर आपको संयम रखना है शब्दों के प्रयोग में। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसका प्रासंगिक महत्व है, यानी आज के समय, आज की स्थिति से उन शब्द का तालमेल हो, वो हमारे जीवन में व्यवहारित हो, वैसे प्रासंगिक शब्द का प्रयोग करना है। मूल के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो भाव व्यंजना और प्रसंगों के अनुकूल सार्थक हैं। यानी आप मूल के उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो संक्षेपण के अनुकूल है, भाव के और प्रसंग के अनुकूल है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। यानी ऐसे शब्द को तो आपको हूबहू रखना ही है जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, वो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि वो प्रसंग और भाव के अनुकूल हैं। शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रचलित शब्दों के स्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ऐसे बहुत से शब्द जो आज प्रचलन में नहीं है, वो अर्थ को क्लिष्ट करते हैं, तो जितना अधिक से अधिक आप व्यवहारिक शब्द का प्रयोग करेंगे, लोग उसको पढ़ के समझेंगे और बहुत जल्दी अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो संक्षेपण के 8वें शैलीगत नियम में हमें यह जानकारी मिली। और 9वीं जानकारी में हमें ये पता चल रहा है कि संक्षेपण की भाषा शैली में साहित्यिक चमत्कार, काव्यात्मक लालित्य लाने का प्रयत्न व्यर्थ है। यहाँ न तो भाषा को सजाने संवारने की कोई आवश्यकता है, न ही भाषा को ललित कलित बनाने की, यानी खूब सुंदर वो रीतिकालीन भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। जो कुछ लिखा जाए वह साफ और सुस्पष्ट हो। कल्पना के पंख लगाकर उड़ना यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और फिर संक्षेपण के नियम से बिल्कुल विपरीत चले जाएंगे। तो संक्षेपण की कला तलवार की धार पर चलने की कला है। सबसे अच्छी लाइन, जो सबसे अच्छी पंक्ति जो अभी आपको समझने में आ रही होगी, वो यही कि तलवार की धार पर चलने जैसी कला है संक्षेपण। इसके लिए कुशाग्र बुद्धि, गहरी पैठ और तीव्र मनोयोग की आवश्यकता है। और ये सारी जो खूबी है आपके भीतर कब आएगी? जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। अतएव आवश्यक है कि संक्षेपण के लेखक की दृष्टि हर तरह से वस्तुवादी हो, भावुक नहीं। आप भाव में बहकर, भावना में बहकर संक्षेपण नहीं कर सकते हैं। आपके लिए आवश्यक है कि आप जितने वस्तुवादी होंगे, तथ्यों पर आधारित होंगे, नियमों का अभ्यास करेंगे, उतने ही आपकी संक्षेपण की कला निखरती चली जाएगी। तो इन 9 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट हो गया संक्षेपण का शैलीगत नियम। आगे 10वां बिंदु की बात करें तो संक्षेपण से समानार्थी शब्दों को हटा देना चाहिए। व्याकरण की मूलभूत जानकारी यहाँ बार बार स्पष्ट हो रही है। समानार्थी शब्द जैसे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, उसी तरह से समान अर्थ रखने वाले भी शब्द होते हैं। एक ही भाव और या विचार बार बार दोहराते हैं वैसे शब्द, इन्हें पुनरुक्ति दोष कहा जाता है। यानी बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो तो उसे हटा देना चाहिए। अंग्रेजी में इसे वर्बोसिटी कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छंदता और मुक्ति को ही कहते हैं। यानी आज़ादी शब्द के जो समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं वो है स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छंदता और मुक्ति। ठीक है, तो यहाँ आज़ादी के लिए अनेक समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो तो भाषण में प्रभाव जताने के लिए वक्ता इन शैली का प्रयोग करता है, लेकिन संक्षेपण में ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए, उसे नहीं लिखना चाहिए। हटाकर केवल इतना ही लिखना चाहिए कि आज़ादी मुक्ति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो आपको केवल एक शब्द का प्रयोग करना है, आज़ादी मुक्ति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये संक्षेपण की कला हुई कि संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में ही निखरती है, यह ध्यान देना है आपको। आगे 11वें बिंदु की बात करें तो इसमें पुनरुक्ति दोष शब्दों में ही नहीं, भावों और विचारों में भी होता है। यानी केवल आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति वाक्य में नजर आने वाली स्पष्ट पुनरुक्ति दोष है, बार बार उसका आना, लेकिन ये भावों में भी होता है। कभी कभी एक ही वाक्य में एक ही बात को अलग अलग रूपों में, विभिन्न रूपों में रख दिया जाता है। अब एक वाक्य देखिए, रंगमंच पर कलाकार क्रमशः एक एक करके आए।
ठीक है, ये एक वाक्य लिखा हुआ है कि रंगमंच पर कलाकार क्रमशः एक एक करके आए। अब आप ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में जो क्रमशः शब्द का प्रयोग करके हुआ और एक एक करके, इन दोनों शब्दों में भाव तो एक ही प्रकट हो रहा है। क्रमशः यानी 1 2 3 4 जैसे हैं एक एक करके आप आए, तो यहाँ पर भाव में पुनरुक्ति दोष है, ये एक ही भाव को दोहरा रहा है, दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए। ठीक है, अब 12वें बिंदु की यदि बात करें तो अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लिख देनी चाहिए। एक तो ये कि यदि आपको निर्देश मिला है कि आपको संक्षेपण इतने ही शब्दों में करना है, तब तो यह बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि आप कर रहे हैं तो अंत में आप उस कितने शब्द का प्रयोग किए हैं संक्षेपण में, वह संख्या लिख देनी चाहिए। यह 12 बिंदु की जानकारी आपको मिल गई कि संक्षेपण के नियम में कौन कौन से विषयगत और शैलीगत नियम अनिवार्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आप संक्षेपण के हमारे 2 भाग के वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और निश्चित रूप से आपका अब कोई भी डाउट इस टॉपिक से शेष नहीं रह गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।